श्रीमती सिन्हा, प्रोफेसर विकास कुमार और बाकी सहयोगी, आपने मुझे आज यहाँ आकर वक्तव्य देने का आमंत्रण दिया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने कॉलेज के दिनों में काफ़ी अर्सा हुआ मैं भी इतिहास का विद्यार्थी था, तो आज यहाँ आकर अपने कॉलेज दिनों की याद ताज़ा हो गई। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, साथ साथ कुछ हिंदी में बोलूँगा। मैं आज जो आपसे बात करना चाहता हूँ, ये चर्चा करूँगा कि किस तरह से पिछले 4 दशकों में चीन के विकास की जो ट्रैजेक्टरी हुई वो कैसे रही। और 4 दशकों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पहली बार चीन में 1981 में गया और उसके बाद 2 बार और चीन में काम करने का मौका मिला और विदेश मंत्रालय में भी मैंने चीन का काम देखा। और जैसा भी आपने सुना के बाद भी चीन से मेरा संपर्क जारी रहा। पिछले 5 महीनों में मैं इनफैक्ट 3 बार चीन गया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो रिंग साइड व्यू है चीन का मुझे मिलता रहा। तो मैं आपसे बात करूंगा कि चीन की चुनौती क्या हमारे लिए है। तो मैं चुनौती शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अगर हम चीन को दुश्मन देश बोल दें या चीन से क्या खतरा है इसकी बात करें, तो एक तरह से हमारी जो विचारधारा है वो संकुचित हो जाएगी। हम लोग ये नहीं देख पाएंगे कि चीन से जो हमारा आदान प्रदान है वो किस तरह से पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें संभावनाएं क्या है। मैं पिछले 4 दशकों से चीन से जुड़ा रहा और इस बीच हम लोग की कोशिश रही कि किस तरह से चीन के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाया जाए। अब तो कुछ लोग पूछते हैं कि ये क्या हमारी तरफ से एक भ्रम था, ये क्या एक नाइविटी थी कि चीन हमारे लिए एक खतरा है, उसके बावजूद हम लोग सकारात्मक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं बताऊंगा क्यों ये हमारे लिए भ्रम नहीं था, क्यों ये जरूरी था कि हम ये ढूंढते रहें कि कहाँ तक संभव हो पाए कि चीन जो हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है उसके साथ हमारे संबंध सकारात्मक हों। उसके साथ साथ जो हम करें वो आंख खोलकर करें, ये पूरी तरह से समझ के करें कि चीन से बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है। और अगर आप भविष्य में देखिएगा तो सामरिक दृष्टि से चीन से सबसे बड़ी चुनौती रही है। मैं जब चीन में पहली बार पहुंचा 1981 में, उस समय चीन और भारत का जीडीपी जो होता है वो करीब करीब बराबर था। अगर पर कैपिटा जीडीपी देखें तो भारत चीन से आगे था। मुझे याद है उस समय चीन से हमारे संबंध वापस बहाल हो रहे थे और कई हाई लेवल डेलीगेशंस आ रहे थे। 2 साइंटिस्ट का बहुत हाई लेवल डेलीगेशन आया और मैं उनके साथ मैंने भ्रमण किया चीन के कई क्षेत्रों का, जो उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स उनको देखा। और जब वो भ्रमण खत्म हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसी तुलना करते हैं, हमारी कितनी प्रगति हुई है, इनकी कितनी प्रगति हुई है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में।
तो उनका जवाब बहुत साफ था। जवाब था कि हम उनसे काफी आगे हैं। तो यहाँ शुरुआत हुई 4 दशकों पहले। उसके बाद जैसे आपको पता है कि चीन ने रिफॉर्म्स रोकने अपनी पॉलिसी 1978 में शुरू की। हम लोग ने 1991 में शुरू की। हमारे पूर्व वित्त मंत्री हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका उसमें अदा की। लेकिन इस बीच चीन हमसे काफी आगे निकल गया, कई क्षेत्रों में आगे निकल गया। मैं आपके साथ कुछ डेटा है वो आपसे मैं देना चाहूंगा। जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है ये तो शुरू हो गई 1980 में, लेकिन 2001 में चीन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। उसके बाद ये प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। 2001 में चीन का GDP 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स था, भारत का 480 ट्रिलियन डॉलर था। तो 1 to 2.5 या 2 का डिफरेंस था। पिछले साल चीन का GDP 17.5 ट्रिलियन डॉलर है, भारत का जैसा आपको पता है करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये जो तुलना आप करते हैं तो चीन और भारत की GDP 1:5 का रेशियो हो गया। और बाकी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो चीन एक इनोवेशन पावर है। उसमें कोई उसमें बहुत क्लियर है। पेटेंट्स विश्व में सबसे ज्यादा चीन में होते हैं। अभी हाल में एक स्टडी आया, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट SP करके है, वो एक टेक्नोलॉजी ट्रैकर मेंटेन करते हैं। तो 44 जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसका मूल्यांकन करते रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि 44 टेक्नोलॉजी में चीन 37 में विश्व में सबसे आगे है। तो ये हमारे लिए भी एक आश्चर्य बात थी। भारत कहीं नहीं है उसमें, दुर्भाग्य की बात है। तो हर तरह से आर्थिक दृष्टि से देखिए, तकनीक की दृष्टि से देखिए, चीन ने जो पहल की वो काफी इम्प्रेसिव रहा। लेकिन अभी अगर आप देखिए 3 दशकों तक चीन की अर्थव्यवस्था में करीब डबल डिजिट ग्रोथ हुआ, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ रेट कम हुआ है। पिछले साल 5.2% ग्रोथ रेट था। और अगर आप नॉमिनल US डॉलर टर्म, नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, अगर उसकी दृष्टि से देखिए तो एक्चुअली पिछले साल चीन का GDP कम हो गया। और भारत चीन का तो हमने पहले आपको बताया किस तरह से हमसे आगे बढ़ गए। अमेरिका के साथ भी जो गैप था वो कम हो रहा था, रेशियो घटकर करीब 65% हो गया था। और जो वैश्विक GDP है उसमें जो चीन का योगदान था 1990 में 2% था, वो 2021 से बढ़कर 18% हो गया, 18.4% हो गया था। लेकिन पिछले 2 साल में घट गया है। पिछले साल जो एस्टिमेट है, फाइनल नंबर तो नहीं है, वो 17% हो गया है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। पहले लोग बोलते थे कि 2030 तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन अब इस बारे में विचार बदल गए हैं। अब लोग कहते हैं कि शायद चीन की अर्थव्यवस्था कभी भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था से ज्यादा बड़ी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। और खासकर पश्चिमी देशों में जो उनका विचार है वो काफी बदल गया है इस बारे में। पश्चिमी देशों में 3 एक तरह से बोल सकते हैं थ्योरी है कि चीन का फ्यूचर ट्रैजेक्टरी क्या होगा।
अभी काफी लोग बात